जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पुलिस एक्ट सीरीज में नेक्स्ट पार्ट को। यह पार्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमारा सेक्शन 27 तक था, तो सेक्शन 28 और 29 को हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ रखा है। किसके साथ? सेक्शन 7 के साथ, जो पनिशमेंट वाला क्लाज है उसके साथ पढ़ रखा है। तो इसलिए यह पार्ट जो है वो सेक्शन 30 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 30 जो है बताता है कि जो लोक जमाव जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति। जुलूस क्या होता है आपको पता होगा। अलग अलग धर्म के लोग अपने हिसाब से एक झांकी निकालते हैं कुछ विशेष त्योहारों पर, जिसको जुलूस कहा जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस क्या कर सकेंगे? वो जो भीड़ होगी, जो जमा होगी, उसके आचरण को निर्दिष्ट कर सकेंगे। ठीक है, और ये भी तय करेंगे या उसका निर्देश देंगे कि यह किस रूट पर और किस समय पर जाएगी, इस झांकी या जुलूस का जो प्रदर्शन होगा। दूसरा क्लास ये कहता है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम साहब को ऐसा विचार होता है कि इस जो जुलूस है उसके अनियंत्रण से अगर वो अनियंत्रित हो गया तो शांति भंग होने की संभावना है, तो निर्देश देगा कि जो भी व्यक्ति इस जुलूस को निकालना चाहता है वह इसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन दे सकता है कि भैया लाइसेंस मांग सकता है कि आइए हमें लाइसेंस दीजिए, परमिशन ग्रांट कर दीजिए कि हम जुलूस निकाल सकें। अगर उनको ऐसा लगता है तो ऐसा निर्देश दे देंगे। उस निर्देश के बाद उनके जब त्यौहार आएगा तो उस त्यौहार से पहले वो जाएंगे और एक लाइसेंस ले लेंगे, अनुमति ले लेंगे। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं वो क्या करेंगे? जो लाइसेंस देंगे वो प्रॉपर नेम के साथ देंगे, इस व्यक्ति के नेम के साथ देंगे। और उसमें एक चीज और बताई रहेगी। क्या बताई जाएगी? कंडीशंस को, कौन कौन सी शर्तें रहेंगी इस जुलूस को निकालने के लिए, क्या आप सुरक्षा उपाय कर सकते हैं, किन किन व्यवस्थाओं को साथ लेके चल सकते हैं, किस रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो कोई भी आवेदन करेगा उसके लिए उससे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी फीस नहीं ली जाएगी इस तरह के आवेदन करने पर। और मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम या डीएम, ये भी नियंत्रित कर सकेंगे कि किस तरह की म्यूजिक, ठीक है, बजेगी और कितनी तीव्रता के साथ बजेंगी। जो त्योहार या समारोह का फंक्शन होगा उसमें म्यूजिक तो बजता ही है, तो ऐसा म्यूजिक बनेगा जिससे दूसरे धर्म के लोगों को वो ना हो, और कम तीव्रता में बनेगा, उसकी जो तीव्रता निर्धारित की गई है उसके अनुरूप ही बनेगा। ठीक है, इस तरह का प्रोविजन सेक्शन 30 प्रोवाइड करता है। सेक्शन 30 ये कहता है कि जो लाइसेंस हमको 30 के अंतर्गत दिया गया, अगर हम उसका वायलेशन करते हैं, हमें बताया ना कि सेक्शन 30 के अंदर जब लाइसेंस ग्रांट करेगा तो स्पेशली नेम के साथ और कंडीशंस के साथ उनमें बताया जाएगी कि ये शर्तों को हम परिभाषित करते हैं। अगर उन्हीं शर्तों का कोई भी उल्लंघन करता है तो जो मजिस्ट्रेट हैं या फिर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के, जो प्रॉपर एरिया में पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज या उससे उच्च रैंक के जो भी अधिकारी होंगे, उस भीड़ को तितर बितर होने का आदेश दे सकेंगे। वे कह देंगे कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, अब आप इस भीड़ को समाप्त कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, लाठीचार्ज। ठीक है, अगर ऐसे आदेश को मानने से इनकार कर दी जाएगी उस भीड़ के द्वारा, तो उस भीड़ को विधि विरुद्ध जमाव घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव जो है वो किसके अंदर परिभाषित है? सेक्शन 141 आईपीसी के तहत परिभाषित है, और उसका जो दंड दिया गया है वह 143 के अंतर्गत दिया गया है। जब आप लोग आईपीसी पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके अंतर्गत बताया गया है। अब सेक्शन 31 क्या कहता है कि जो पुलिस है वो लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखेगी। आपने देखा है ना, कहीं भी जाम लगता है लोग पुलिस को कॉल कर लेते हैं, भैया यहाँ जाम लग गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तीन सभी नियमों को के बारे में बताया जाता है पुलिस एक्ट के अंतर्गत। जनरली ये सारे चीजें क्या होती हैं, हमारे जनरल रेगुलर यूज में आती हैं। तो इन्हीं सब बातों को बताता है, पुलिस के कर्तव्यों के बारे में बताता है। सेक्शन 31 में बताया गया पुलिस का एक कर्तव्य होगा कि वो जो भी सार्वजनिक सड़क होगी, सार्वजनिक गलियां होंगी, ठीक है, घाट होंगे, चौराहे होंगे, अवतरण स्थल होंगे, या फिर ऐसा सार्वजनिक रिसॉर्ट जहां पब्लिक जो है आती जाती रहेगी, वहां पर
ऐसी सभाओं और जुलूस से कोई वो ना हो, रुकावट ना हो, इस सब की व्यवस्था पुलिस क्या करेगी, बनाए रखेगी अपने हिसाब से। ठीक है। अब त्योहार चल रहे हैं, त्योहारों पर देखते होंगे कि मंदिरों के बाहर भीड़ लग जाती है, मस्जिदों के बाहर भीड़ लग जाती है, या चर्च हैं, गुरुद्वारा हैं, तो उनके बाहर भी भीड़ लग जाती है। तो उस समय क्या करेगी कि जो भी वहां के पड़ोस स्थल है, मान लीजिए उससे सड़क बगल से रोड जा रही है कोई, तो उसको, या फिर कोई भी जो लैंडिंग आबादी होगी, ठीक है, घाट होगा, घाट पर भी त्योहारों के दिन भीड़ लग जाती है, वहां पर व्यवस्था को बनाए रखेगी कि वहां पर जो भी पुलिस है, जो भी पब्लिक के लोग हैं, उनको अव्यवस्था महसूस न करनी पड़े। ठीक है। इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 31 के अंतर्गत। सेक्शन 32 के अंतर्गत बताया गया है कि जो प्रीवियस 3 सेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन 30, 30A एंड 31, अगर इनके लिए जो नियम कानून बनाया जाता है, इसका आप उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए जुर्माना। कोई भी व्यक्ति जो कि प्रीवियस 3 सेक्शन है, कौन कौन से, 30, 30A एंड 31, ठीक है, इनके तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करता है, या फिर जो उसको लाइसेंस दिया गया उसमें बताई गई जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन करता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। 31A में बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो होंगे, वो जो प्रोहिबिटेड कर सकते हैं मास ड्रिल या फिर मास ट्रेनिंग को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब को अगर लगता है कि कोई लोक शांति या लोक सुरक्षा से कोई इशू है, किसी भी मास ड्रिलिंग से या मास ट्रेनिंग से, मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग होता है ना समय समय पर पुलिस के द्वारा, किसी अन्य इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उस पर रोक लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ऐसा जो आदेश होता है वो 3 मंथ तक प्रभावी रहता है। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन डाल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर हो जाता है कि वो ऐसे आदेश को 6 महीने तक बढ़ा सकेगी, यानी टोटल जो है वो 9 महीने तक लागू रहेगा ऐसा आदेश। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब क्या कर सकते हैं, या तो किसी के आवेदन पर या फिर खुद अगर उचित लगता है उनको, तो अपने आदेश को रद्द कर सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वह स्वयं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेशों में, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया कोई आवेदन है उसके तहत अपने आदेश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। जो इसका 5th क्लास है वो बताता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति आवेदन करता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, और जो एप्लीकेशन आएगा उसके तहत उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वह खुद या फिर अपने अधिवक्ता के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सके और अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर उनको उसकी बातें तर्क संगत लगती हैं तो ठीक है, नहीं लगती हैं तो ऐसे आदेश को या तो आधे रूप से या फिर पूरे रूप से खारिज कर देगा। नहीं, हम आपके आवेदन को खारिज कर देंगे, लेकिन जो खारिज करेगा वो रिकॉर्ड में होना चाहिए, वो राइटिंग होगा। ऐसे नहीं कर देगा नहीं सर ले जाइए इसको, उसको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं इनके आदेश को खारिज करता हूं इन वजहों की वजह से। सेक्शन 32B इसके अंतर्गत बताया गया पेनाल्टी के बारे में कि 32A का जो वायलेशन है, ठीक है, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है, जिस पर रोक लगी या फिर से मास ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई, अगर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया तो इस बात का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। तो उसके लिए जुर्माना बताया गया है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो 6 महीने की सजा या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बारे में बताया जाता है आईपीसी के सेक्शन 153AA के अंतर्गत बताया गया है कि ये जो ऑफेंस होता है ये क्या होता है, कांगजेबल होता है, और इसको जो पुलिस है वो विदाउट वारंट के द्वारा गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए सेक्शन 33 बताता है सेविंग के बारे में कि जो कंट्रोल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उस पर बात करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका जनरल कंट्रोल होता है, जो भी प्रीवियस सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर कि 30, 31A
और 32 के ऊपर उनका क्या होता है, एक जनरल कंट्रोल होता है। 4 धाराएं हो गई, 30, 30A, 31 एंड 32 के अंतर्गत। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनका क्या होगा, सीधा कंट्रोल होगा और उसमें जो भी परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं। सेक्शन 34 बताता है कि कुछ ऐसे अपराध जो कि सड़क पर किए जाते हैं उसके लिए दंड। ठीक है, पहली बात सड़क पर जो किए जाते हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि आईपीसी के तहत बताया गया है पनिशेबल, सीआरपीसी में भी बताया गया है उसको पनिशेबल, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। जब हम आईपीसी में पढ़ते हैं ना, हम लोग टार्ट में पढ़ रखा है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ में टार्ट के बारे में पढ़ते हैं पब्लिक न्यूसेंस में। तो पब्लिक न्यूसेंस तो 8 तरह की कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस उसको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। और अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने दोषी पाया जाता है तो उसको कितने रुपए का, 50 रुपए का फाइन या 8 दिन के लेबर से, मतलब हार्ड लेबर के रूप में दंडित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो 8 परिस्थितियां होती हैं। पहला है कि पशुओं की बलि देना सड़क पर। ठीक है, और सड़क पर क्या होता है, किस तरह उग्रपूर्वक गाड़ी जो चलाते हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने, ले लिए और आड़े तिरछे करते हुए या फिर खूब तेज में एक्सीलेटर करते हुए, साउंड करते हुए जाते रहते हैं, वो तो उग्रपूर्वक गाड़ी जो चलाते हैं, इन सब पर रोक लगी हुई है। ठीक है, पशुओं के साथ क्रूएल्टी करते हैं, मारते पीटते हैं, पैसेंजर को रोकते हैं, जाम लगा देते हैं, तो इसके लिए कोई जो गुड्स है उसको सेल के लिए की गई और उसको एक्सपोज कर रहे हैं आप सड़क पर ही, पता चल रहा है उसका कार्टून है और जो उसका पैकेजिंग सामान है सड़क पर ही फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं आप सड़क के ऊपर। ठीक, और शराब पीकर क्या कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। सातवीं कंडीशन ये है, सातवीं कंडीशन जो है वो क्या है, अश्लील हरकत कर रहे हैं आप कोई भी व्यक्ति के द्वारा। नौवां है किसी डेंजरस प्लेस है, मान लीजिए सड़क के किनारे गड्ढा खोद दिया गया है, अब उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, अब उसके साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं। इन सभी 8 परिस्थितियों में अगर पुलिस आपको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है और 50, जब मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश होंगे तो 50 रुपए के पेनाल्टी से या 8 दिन के लेबर के साथ आपको दंडित किया जा सकता है। जो देखिए मैंने बताया था ना, 268 में बताया गया है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, और जो 269 से 289 तक तरह तरह के फॉर्मेट बताए गए हैं कि कई पब्लिक न्यूसेंस है। ठीक है, उसमें बता रखा गया है कि पब्लिक न्यूसेंस जो लोग क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है, ये भी उसमें बता दिया गया है। राइडिंग के बारे में बताया गया है, जो हम लोग पढ़े हैं ना 279 में बताया गया है। ये तो सड़क पर बात हो गई। इसी के तहत बताया गया है कोई जो नाव है अगर वो उग्रपूर्वक चलाता है पानी के अंतर्गत तो उसके लिए भी दंड दिया गया है। ठीक है, ये सेक्शन हमें याद रखना है, ये सेक्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग आईपीसी के तहत। ठीक, क्योंकि ये यूपीएपीओ के एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन। अब सीआरपीसी में भी बताया गया 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस जो करते हैं उनको जो एसडीएम साहब होते हैं वो पनिश कर देते हैं। 144 के तहत 144 के तहत में आपने सुना होगा धारा 144 लग गई। तो जब लोक शांति भंग होने की संभावना होती है तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, 144 की घोषणा कर देते हैं। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, ग्रुप में निकल गए, ग्रुप ड्रिलिंग ट्रेनिंग करने लगे, तो इन सब के तहत वो आपको दंडित कर सकता है। अच्छा, पब्लिक न्यूसेंस को सिविल सूट के द्वारा भी दायर किया जा सकता है, जो अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा किया जाता है पब्लिक न्यूसेंस। उसमें कई तरह की हैं, पानी से लेकर घर से लेकर, इनको जो है सेक्शन 91 सीपीसी के तहत आप उस पर मुकदमा मुकदमा कर सकते हैं, फाइल सूट कर सकते हैं, सिविल सूट। अब सेक्शन 34 ए के बारे में बताया गया, कंपाउंडिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 32 एंड 34। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग का मतलब हम लोग सब जानते हैं, कंपाउंड कर लेना, समझौता कर लेना भैया, दोनों पक्षों में आपस में बात कर लेते हैं और हो जाता है। तो सेक्शन 34 और 32 के तहत अगर कोई भी इस तरह का मुकदमा आया है सामने या इस तरह का अपराध कारित होते हुए आया है और पुलिस के द्वारा अगर अभियोजन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है या करने से पूर्व जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो समन जारी कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए
कि आइए भैया ऐसा है, देख लीजिए, ठीक है। और जो सेटलमेंट करेंगे, और अगर उसके द्वारा सेटलमेंट होता है तो जो सम्मन की फीस होती है उसको वसूल की जाएगी। लेकिन सम्मन की फीस कितनी होगी, जितना कि उस जो एक्ट कारित किया गया उसमें बताए गए फाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें प्रीवियस सेक्शन में अभी हमने पढ़ा ना, 50 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा, तो 50 रुपए से उसको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब पहली बात करेंगे बिफोर की, उसके बाद करेंगे आफ्टर की, कि अगर प्रोसिक्यूशन फाइल हो चुका है, पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, कहने का मतलब ये, और पुलिस के द्वारा चार्जशीट अभी नहीं लगाई गई है, दो कंडीशन में है। तो पहला बताता है कि प्रोसिक्यूशन फाइल बिफोर द प्रोसिक्यूशन फाइल, मतलब चार्जशीट नहीं लगाई गई है तो उसका ट्रायल नहीं होगा, उसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर लगा दिया जाएगा। और अगर ये कंपाउंडेबल होता है, दोनों पार्टियों में सुलह हो जाता है उन परिस्थितियों में, और कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है तो उसको कस्टडी से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है भैया आपको बरी कर दिया जाता है। अब दूसरी कंडीशन है कि आफ्टर फाइलिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, कोर्ट में पेश कर दी गई है चार्जशीट, तो उस समय जब समन दिया जाएगा और कंपाउंडिंग हो जाएगा तो वो परिस्थितियों को लिखित में कोर्ट में बता दिया जाता है, उसके बाद उसको एक्विटल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोविजन के बारे में सेक्शन 142 के अंतर्गत भी बताया गया है, और सेक्शन 89 काउंसिलेशन एंड मीडिएशन के बारे में बताया गया है सीपीसी के तहत, आप लोग जानते होंगे। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में कंपाउंडिंग ऑफेंस बताया गया, और दो तरह की लिस्टें इसमें बताई गई हैं, कौन कौन सी, एक तो विथ मजिस्ट्रेट और एक विद द परमिशन और एक विदाउट परमिशन। मतलब कुछ अपराधों की श्रेणियां जो ऐसी हैं जिसमें आपको जिस कोर्ट में ट्रायबल है वो सेक्शन, उसके तहत उनके मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा कंपाउंड ऑफेंस के लिए, किसी भी एक्ट को कंपाउंडिंग करने के लिए। और कुछ परिस्थितियों में बताया गया नहीं, मजिस्ट्रेट की कोई जरूरत नहीं है, अगर दोनों पार्टी सुलह हो गई तो बात बन जाएगी, इस तरह के बारे में बताया गया है। सेक्शन 35 के बारे में बताते हैं। सेक्शन 35 बताता है जुडिक्शन के बारे में, कि कोई भी जो चार्ज अगेंस्ट पुलिस अफसर होगा, जो कांस्टेबल रैंक से जो बड़ा अधिकारी होगा, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज लगाया जाता है तो उसकी जांच किसके द्वारा किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, इसमें साफ साफ बता दिया गया कि मजिस्ट्रेट मीन्स क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जो कि इंक्वायरी करेगा, लेकिन जो इंक्वायरी करेगा उसका नेचर क्या होगा, जुडिशियल नेचर का होगा। और ये किस लिए किया जाएगा, कि जो भी जिस बात का एलिगेशन लगाया गया उसकी वास्तविकता का पता लगाने के लिए किया जाएगा। अच्छा, इंक्वायरी शब्द के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अंतर सीआरपीसी के तहत बहुत पूछता है। तो 2G के अंतर्गत इंक्वायरी बताया गया और 2H के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास कई तरह की पावर होती हैं, सीआरपीसी ही बताता है कि कब किन किन परिस्थितियों में वो जांच कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ यह पार्ट यहीं समाप्त होता है।